अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग को पता है कि कोरोना की वजह से अगेन हमारे लेक्चर जो हैं ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके लिए हमने दोबारा से जहाँ से हम कॉलेज में पढ़ रहे थे वहीं से मैं थोड़ा सा पिछला सा रिव्यू दे के आपको वहीं से ही नेक्स्ट से स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है। और हम कौन सा पोर्शन पढ़ रहे थे? हम लोग डेटाबेस वाला पोर्शन पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर में। कि डेटाबेस में हमने पहले तो ये देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, डाटा क्या है, कितने टाइप का है, डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट टॉपिक हमने कौन कौन से पढ़े थे। लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ और एनोमलीज़ क्या होती हैं। उसके अलावा हमने कुछ डिपेंडेंसीज़ देखनी है और फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 पे हमने देखा, चैप्टर नंबर 3 पे हमने देखा था कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ किस तरह से हैं, डाटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरह से रखा जाता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपना कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखती हैं। तो एक तरीका था सेंट्रलाइज्ड, दूसरा था पार्टीशन्ड, तीसरा था रेप्लिकेटेड एंड चौथा था हाइब्रिड। सेंट्रलाइज क्या होता है कि एक पावरफुल कंप्यूटर होगा, वहाँ पे ही सारा डाटा पड़ा होगा। जितनी भी रिमोट जैसे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो उसको जो भी एक्सेस करेगा वो सेंट्रलाइज्ड ही करेगा। जैसे HBL में जाते हैं, वहाँ पे आपने कोई अकाउंट खुलवाना है तो वहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम है कि एक सर्वर है जो कि कराची में है या लाहौर में है या जहाँ पे भी किसी भी लोकेशन पे वहाँ पे वो मौजूद होगा। उसका सारा डाटाबेस जो है वो वहीं पे पड़ी होगी और जब भी डाटा स्टोर किया जाएगा तो वो भी वहीं पे होगा, डाटा उठाया जाएगा वो भी वहीं पे होगा। और उसके अलावा ये है कि डाटा इसके क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्या है, डाटा स्टोर्ड एट रिमोट साइट्स इज़ नॉट एक्सेसिबल रेडिली। हर टाइम फ़ौरन से एक्सेसिबल नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है एक्सेस करने में। कम्युनिकेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर डाटाबेस सिस्टम फेल हो जाता है तो सारा सेंट्रल सिस्टम फेल हो जाता है तो आपकी सारी डाटाबेस ही फेल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका था पार्टीशन से ये कि छोटे छोटे पार्टीशन या फ्रेगमेंट बना के सेपरेट से रख दिए जाएं। जैसे रीजनल डाटा होता है तो भावलपुर में या मुल्तान में या लाहौर में थोड़े थोड़े, यानी इस तरह से उसकी डिवीज़न की जाए कि वो किसी एक ख़ास साइट पे ना हो, मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ साइट्स पे परफॉर्म हो रहे हों और लोकल यूज़र उसको ईज़िली एक्सेस कर सके, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल मैं ऐसे लेती हूँ कि जैसे ATM का मतलब स्ट्रक्चर है। वैसे तो ATM सेंट्रलाइज्ड होते हैं लेकिन कुछ जगहों पे ये होता है कि छोटे मोटे काम करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, जैसे नादरा का सिस्टम है। नादरा का सिस्टम में हर शहर में उन्होंने नादरा के सिस्टम बनाए हुए हैं, वहीं पे डाटा स्टोर हो जाता है और उसके अलावा वहाँ से फिर बाद में इकट्ठा होके वो सेंट्रलाइज जो इस्लामाबाद है वहाँ पे अथॉरिटी के पास चला जाता है बनने, ठीक है। तो कलेक्ट कहाँ पे कर लिया जाता है? लोकेशन पे। जैसे भावलपुर के अंदर भावलपुर के शहरियों का डाटा रख दिया जाएगा, इसी तरह ऑनवर्ड, ठीक है। फिर है रेप्लिकेटेड होगा। रेप्लिकेटेड में क्या करेंगे कि फुल डाटाबेस की कॉपी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे रख दी जाएगी, यानी पूरी की पूरी। पार्टीशन में ये होगा कि कुछ पार्ट एरिया में रखा जाएगा। रेप्लिकेटेड में होगा एक डाटाबेस की कॉपी है वो मल्टीपल प्लेसेस पे मुख्तलिफ जगह पे की हुई है और वो बार बार अपडेट होगी और इसका अपडेशन का प्रॉब्लम होता है। हाइब्रिड होता है इन किसी भी 2-3 सिस्टम को मिला के, जैसे क्रिटिकल है कुछ डाटा और कुछ नॉन क्रिटिकल है, तो इस तरह के फ्रेगमेंट्स बना दिए जाएंगे। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल का वो आगे इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेटाबेस अनोमलीज़ का। डेटाबेस अनोमलीज़ का भी आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था, फिर इसका क्विक रिव्यू दे देती हूँ। डेटाबेस अनोमलीज़ क्या थी कि प्रॉब्लम्स, डाटा एंटर करते हुए कोई प्रॉब्लम अगर आ जाता है या कोई रिलेशन, यहाँ पे टेबल की बात करूँगी, यानी रिलेशन टेबल को ही बोलते हैं। तो अनोमलीज क्या होती हैं? डेटाबेस अनोमलीज आर द प्रॉब्लम्स इन रिलेशन दैट अकर ड्यू टू रिडंडेंसी इन द रिलेशन। कि रिडंडेंसी की वजह से, रिडंडेंसी में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि एक डाटा जब मल्टीपल टाइम पे रिपीट हो रहा होता है, मुख्तलिफ फाइल्स में पड़ा होता है, तो आपको यार डाटा उठाने में, इंसर्ट करने में, अपडेट करने में या डिलीट करने में जो मसले आते हैं उसको अनोमलीज बोला जाता है,
जो प्रॉब्लम आएंगे आपके, फॉर एग्जांपल आप कोई एक डाटा किसी का डिलीट करना चाहते हो लेकिन डिलीट नहीं कर पाते हो, तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो आपको डिलीट नहीं करने दे रहा, तो मुराद ये है कि उसमें कोई अनोमली आ गई है, कोई प्रॉब्लम है जिससे ना आप डाटा डिलीट कर सकते हो, ना अपडेट कर सकते हो और ना मॉडिफाई कर सकते हो। तो 3 तरह की ही अनोमलीज हो सकती हैं कि आप इंसर्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो, या आप मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो अनोमलीज कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की अनोमलीज होती हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि डेटाबेस में अकर हो सकते हैं, जो कि टेबल के अंदर हो सकते हैं। एक इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली, मॉडिफिकेशन अनोमली, ठीक है। और साथ में उसकी एग्जांपल भी दी हुई है। इंसर्शन अनोमली क्या होती है? इंसर्शन अनोमली होती है कि डाटा आप इंसर्ट नहीं कर पाते हो, आप इंसर्ट करने लगते हो तो प्रॉब्लम देता है। द इंसर्शन अनोमली अकर व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इन द रिलेशन। जब नया रिकॉर्ड आप इंसर्ट करने लगते हो तो रिलेशन में प्रॉब्लम देता है, यूज़र उसको इंसर्ट नहीं करने देता, या कुछ मिसिंग कहता है, या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करता है, तो उसको कहते हैं इंसर्शन अनोमली। डिलीशन अनोमली क्या है? मैं कोई ख़ास रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रही हूँ, लेकिन वो कहता है कि कोई दूसरा यूज़फुल डाटा भी हमारा साथ में डिलीट हो रहा है, तो उसको कहते हैं डिलीशन अनोमली। मॉडिफिकेशन अनोमली क्या है? रिकॉर्ड कोई अपडेट करना चाह रही हूँ लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो कहता है कि उसको भी अपडेट करो, या उसमें भी प्रॉब्लम कोई अकर हो जाता है, तो उसको मॉडिफिकेशन अनोमली कहते हैं। जैसे आप देखो, एक टेबल है किसके नाम से? सेल्स के नाम का। उसमें कस्टमर आईडी है, नेम है, सेल्समैन है और रीजन है, ठीक है। अब इसमें इंसर्शन अनोमली क्या हो सकती है कि मैंने एक नया सेल्समैन आया है, उसका नाम है आबिद, ठीक है। मैंने उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। और वो कंपनी ज्वाइन करता है और उसको नॉर्थ रीजन असाइन होता है। कौन सा रीजन असाइन होता है? नॉर्थ रीजन। द रिकॉर्ड ऑफ न्यू सेल्समैन कैन नॉट बी एंटर अनटिल अ कस्टमर इज। जब तक उसको कस्टमर असाइन नहीं करेंगे तब तक उसका डाटा एंटर नहीं किया जा सकता। यानी अब ये प्रॉब्लम है, कस्टमर उसको अभी मिला नहीं है, नया नया उसने ज्वाइन किया है और रीजन उसको एलोकेट हो गया है, लेकिन उसको कस्टमर एलोकेट नहीं हुआ। तो कस्टमर आईडी डालना है तो अब इंसर्ट नहीं कर पाएगा डाटा जब तक उसको कस्टमर असाइन नहीं करोगे। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है इनको ख़त्म करने के लिए, अनोमलीज़ को? उसके लिए आप नॉर्मलाइजेशन करते हो, डाटा को मुख्तलिफ रूल्स के तहत चेक करते हो और उसके टेबल जो है वो स्प्लिट करते जाते हो, तो वो या कुछ इंसर्ट करते जाते हो, तो वो उससे अनोमलीज़ ख़त्म हो जाती हैं। डिलीशन अनोमली है इसी तरह, सेल्समैन खालिद को मैं डिलीट करना चाह रही हूँ, 40 कस्टमर आईडी जो है 40 जो है उसको डिलीट कर दिया मैंने, तो उसके साथ सेल्समैन खालिद भी डिलीट हो जाएगा, जबकि खालिद कहीं डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्समैन तो मौजूद है, कस्टमर को डिलीट किया है ना हमने। तो ये है डिलीशन अनोमली। मॉडिफिकेशन अनोमली क्या होगा? सेल्समैन अहमद को कोई नया रीजन असाइन करती हूँ, ठीक है, तो इट रिक्वायर अपडेट आल रिकॉर्ड। अहमद के नाम के जितना भी रिकॉर्ड होगा वहाँ पे सबको उसको रिकॉर्ड जो है अपडेट करना पड़ेगा। उसमें कस्टमर आईडी को भी नहीं देनी पड़ेगी, उर्दू नहीं, कस्टमर आईडी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कस्टमर उसको नया रीजन से कोई कस्टमर अभी नहीं मिला, तो मॉडिफिकेशन में वो मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन अनोमली, ठीक है। हाँ, तो ये लास्ट टॉपिक थे जो हमने पढ़े थे। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी था, अनोमलीज थी, अनोमलीज की डेफिनेशन, अनोमलीज के टाइप्स और एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़ लेंगे, डिपेंडेंसीज पढ़ेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, उसके अलावा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये 3 डिपेंडेंसीज हमने पढ़नी है, उसको डिटेल से देखेंगे। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे कि सिनोनिम क्या होता है, होमोनिम क्या होता है, रिडंडेंसी आप वैसे भी पहले पढ़ चुके हो, अनोमलीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ अनोमलीज हैं, उसके अलावा इंटेग्रिटीज़ क्या होती हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होता है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होता है, इस तरह के ये क्वेश्चन ये भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और डिपेंडेंसीज़ की डेफिनेशन और एग्जांपल्स वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 जो है वो उसमें MS एक्सेस का इंट्रोडक्शन है, आईडी क्या होता है, MS एक्सेस के क्या फ़ायदे हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।